अपने इस वीडियो लेसन को। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टर्म लोन, आखिर बैंक टर्म लोन क्यों प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों आपको बैलेंस शीट का आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं, क्योंकि जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो दोस्तों एक हमारा एसेट साइड होता है, एक लायबिलिटी साइड होता है। एक होता है हमारा फिक्स एसेट, एक होता है हमारा करंट एसेट। यदि हम लायबिलिटी साइड के बारे में बात करें, एक होता है हमारा नेटवर्थ, ठीक है, नेटवर्थ, और दोस्तों एक होता है हमारा करंट लायबिलिटी। तो दोस्तों टर्म लोन बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए, जैसा कि लैंड हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये किसी कंपनीज के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अब दोस्तों यदि कुछ टर्म लोन, कुछ पर्सनल लोन, कंजम्पशन लोन, एजुकेशन लोन, ये सब एक्सेप्शंस हैं, ये भी हमारे टर्म लोन में भी आते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल को दिए जाते हैं, राइट। पर्सनल लोन, कंजम्पशन लोन, एजुकेशनल लोन, ये सब किससे दिया जाता है, ये इंडिविजुअल को दिया जाता है। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ फिक्स एसेट, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू अ फर्म और अ कंपनी, राइट। तो टर्म लोन दिया जाता है फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए। लेकिन जो वर्किंग कैपिटल लोन है दोस्तों, वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है, हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल लोन के बारे में पिछले ये चैप्टर में डिस्कशन किया था। तो वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है कि वर्किंग कैपिटल को सस्टेन करने के लिए। वर्किंग कैपिटल यानी कि आपका करंट एसेट का लेवल। ऑब्वियस सी बात है, एक कंपनी को रन करने के लिए दोनों एसेट की रिक्वायरमेंट है, करंट एसेट की और फिक्स एसेट की। तो फिक्स एसेट का रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करेगा, तो टर्म लोन फुलफिल करेगा, और करंट एसेट का रिक्वायरमेंट है इसका वर्किंग कैपिटल लोन फुलफिल करेगा। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एक होता है वर्किंग कैपिटल, एक होता है फिक्स कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल दोस्तों वो हमेशा वो उसमें क्या है दोस्तों, इनफ्लो होते रहता है, आउटफ्लो होता है, ठीक है। और वो क्या होता है कि वो हमेशा वर्किंग कंडीशन में रहता है। तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल लोन को फुलफिल करने के लिए, वर्किंग कैपिटल लोन करंट एसेट को फुलफिल करता है, किसी भी फर्म के वर्किंग कैपिटल को फुलफिल करता है, ठीक है। दोस्तों एक्सेप्शनल केस में क्या होता है कि बैंक जो है टर्म लोन करंट एसेट के लिए भी प्रोवाइड करती है। देखिए मैंने क्या बताया कि करंट एसेट के लिए जो लोन होता है उसे हम लोग वर्किंग कैपिटल लोन कहते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसा भी है जहाँ पे बैंक टर्म लोन देती है करंट एसेट के लिए, ये उस तरह के टर्म लोन को हम लोग वर्किंग कैपिटल टर्म लोन कहते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि क्या केवल टर्म लोन का यूज फिक्स कैपिटल के लिए ही होता है, तो गलत है। फिक्स टर्म लोन का यूज वर्किंग कैपिटल के लिए भी होता है, ठीक है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है दोस्तों। अब एक्सेप्शनल केस कब है वो जरा देखिए। ऐसा केस तब होता है दोस्तों, देखिए मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को नेट वर्किंग कैपिटल समझाया था। देखिए दोस्तों एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। बैलेंस शीट में दोस्तों हमारे एसेट साइड में एक होता है फिक्स एसेट और एक होता है करंट एसेट। एक दोस्तों हमारा लायबिलिटी साइड में एक लॉन्ग टर्म सोर्स होता है और एक हमारा होता है दोस्तों करंट लायबिलिटी। मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी बैंक अपने लॉन्ग टर्म सोर्स से अपने करंट एसेट को फुलफिल करती है तो उसे हम लोग कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। आपको याद होगा, मैंने इसे डिटेल में समझाया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब भी बैंक अपने लॉन्ग टर्म सोर्स से अपने करंट एसेट को फुलफिल करती है तो उसे हम लोग कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। तो ये जो बैकग्राउंड था, अब जरा इस चीज़ को समझिए। तो ये कंसेप्ट क्या कर रहा है कि यदि मान लीजिए कोई पार्टिकुलर फर्म है, वो अपना NWC मीट नहीं कर पा रहा है, मतलब उसके पास सफिशिएंट लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड नहीं है कि वो अपने करंट एसेट को मीट कर पाए, तो वहाँ पे लिक्विडिटी क्राइसिस तो फील करेगा ही ना। क्योंकि दोस्तों उसको तो देखिए करंट एसेट को तो फुलफिल करवाना ही है, वो कहाँ से भी जोड़े, चाहे लॉन्ग टर्म सोर्स से जोड़े चाहे कहीं और से जोड़े। लेकिन चूंकि वो लॉन्ग टर्म सोर्स से वो पैसा नहीं इकट्ठा कर पा रहा है, तो ही विल दैट इंटरप्राइज विल फील लिक्विडिटी क्रंच, और दोस्तों बिजनेस प्रोसेस इफेक्ट होगा। ऐसे केस में बैंक क्या करती है कि वर्किंग कैपिटल टर्म लोन प्रोवाइड करती है। यानी टर्म लोन यानी जो वर्किंग कैपिटल यानी जो आपका करंट एसेट जो उसको चाहिए उस फंड को, वो अपने टर्म लोन से प्रोवाइड करती है। समझ में आ गया, ठीक है। तो दोस्तों जब भी कोई पार्टिकुलर बैंक अपने नेट वर्किंग कैपिटल को फुलफिल नहीं कर पा रही है किसी लॉन्ग टर्म सोर्स से, तो वहाँ पे क्या करती है बैंक, टर्म लोन दे देती है ताकि आप टर्म लोन से अपने वर्किंग कैपिटल को फुलफिल कर लें, और उसे ही कहते हैं हम लोग WCTL यानी वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं। वर्किंग कैपिटल बेसिकली हम लोग अभी कर क्या रहे हैं, हम लोग टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन के बीच में डिफरेंशिएशन समझ रहे हैं और उस बेसिस पे टर्म लोन के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ रहे हैं। तो अभी तक हमने दो कैरेक्टरिस्टिक देखा। पहला कैरेक्टरिस्टिक था दोस्तों फिक्स एसेट के लिए टर्म लोन होता है, लेकिन कभी कभी वर्किंग कैपिटल के लिए भी टर्म लोन होता है, जिसे हम लोग वर्किंग कैपिटल टर्म लोन कहते हैं। इन जनरल करंट एसेट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास वर्किंग कैपिटल लोन है और फिक्स एसेट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास टर्म लोन है। ये चीज़ आपको क्लियरिटी रखना है। दूसरी बात क्या है दोस्तों कि जो वर्किंग कैपिटल लोन होता है वो 1 साल के लिए सैंक्शन होता है। जैसे आप CC की बात करें, कैश क्रेडिट या OD अकाउंट की बात करें,
जो भी बैंक के एक CCOD अकाउंट होते हैं, आपको पता है ना कि आप मैक्सिमम उसके 1 साल के लिए फिर रिन्यू करवाते हैं, 1 साल के बाद उसे रिन्यू करते हैं, उसके लिमिट को चेंज करते हैं अकॉर्डिंगली। तो जो हमारा CCOD है, ये क्या है? ये वर्किंग कैपिटल लोन ही तो है। और कोई भी फंड बिना CCOD का रह सकती है क्या? उसे उसके वर्किंग कैपिटल को फुलफिल करने के लिए उसे CCOD लेना ही पड़ता है, कैश क्रेडिट लेना ही पड़ता है, OD लेना ही पड़ता है, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो वो जनरली 1 साल के लिए सैंक्शन होता है और पेबल होता है डिमांड होने पे। और दोस्तों टर्म लोन जो है दोस्तों, वो एग्रीड रिपेमेंट स्केड्यूल होता है। टर्म लोन का पहले से ही रिपेमेंट स्केड्यूल एग्रीड होता है और वो सैंक्शन में लिखा रहता है, राइट। तो ये हमारा टर्म लोन से रिगार्डिंग पॉइंट है। तो वर्किंग कैपिटल लोन 1 साल के लिए सैंक्शन होता है और टर्म लोन जो है उसका एक रिपेमेंट स्केड्यूल होता है जो कि सैंक्शन लेटर में लिखा रहता है। तो ये तीसरा डिफरेंस था हमारा वर्किंग कैपिटल लोन और टर्म लोन के बीच में। चौथा डिफरेंस क्या है दोस्तों कि टर्म लोन को हम लॉन्ग टर्म एसेट कंसीडर करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म लोन को हम क्या कंसीडर करते हैं दोस्तों? लॉन्ग टर्म एसेट, ठीक है, हाँ। और वर्किंग कैपिटल लोन को हम लोग शॉर्ट टर्म एसेट कंसीडर करते हैं, ठीक है। टर्म लोन आर कंसीडर लॉन्ग टर्म एसेट व वर्किंग कैपिटल लोन आर कंसीडर शॉर्ट टर्म एसेट, क्योंकि वही तो बात मैंने बताया आपको कि वर्किंग कैपिटल जो आपका लोन होता है, जैसे CCOD रहा, वो 1 साल का वैलिडिटी रहता है, फिर से रिन्यू करना है, इसीलिए शॉर्ट टर्म एसेट है। और टर्म लोन जो है उसका रिपेमेंट शेड्यूल होता है 3 साल, 5 साल, 7 साल, तो इसीलिए उसके लॉन्ग टर्म एसेट कहा जाता है। दोस्तों DSCR की बात करें तो डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो होता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम लोग टर्म लोन को कंसीडर करते हैं, ठीक है। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए दोस्तों DSCR में क्या है, DSCR में आपको पता है दोस्तों, इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, ठीक है। टैक्स होने के बाद कितना का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्लस आपका दोस्तों इसमें तो देखिए जब भी टर्म लोन सैंक्शन किया जाता है तो उसमें इसका एक रिपेमेंट स्केड्यूल होता है। हर एक टर्म लोन का दोस्तों अपना क्या होता है, एक रिपेमेंट स्केड्यूल होता है, क्योंकि उसके बोरोवर के कैश सरप्लस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो DSCR का इंपॉर्टेंस है टर्म लोन में। और यदि हम वर्किंग कैपिटल लोन की बात करें तो वहाँ पे लिक्विडिटी रेशियो का इंपॉर्टेंस है। लिक्विडिटी रेशियो जैसे कि आपका करंट रेशियो हो गया, आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो हो गया, एंड और भी डिफरेंट रेशियोज हैं, हम लोगों ने डिस्कशन कर रखे हैं। तो DSCR का इंपॉर्टेंस किस में है? तो DSCR का इंपॉर्टेंस है टर्म लोन में। और दोस्तों आपका लिक्विडिटी रेशियो जो है इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे है? इसका इंपॉर्टेंस है आपका वर्किंग कैपिटल लोन में। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर रखना है। इसके बाद दोस्तों हर एक टर्म लोन के लिए कोई यूनिफॉर्म रिपेमेंट शेड्यूल नहीं होता है, राइट। हर एक टर्म लोन का अपना एक रिपेमेंट शेड्यूल होता है, लेकिन कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि कैश सरप्लस कितना है बोरोवर का। समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई यूनिफॉर्म नहीं है दोस्तों, रिपेमेंट शेड्यूल है लेकिन कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। वो किस पे डिपेंड करेगा? कैश सरप्लस पे। जैसे मान लीजिए कि कोई सैलरीड पर्सन है, तो सैलरीड पर्सन के लिए दोस्तों जिसका इनकम लेवल कांस्टेंट है तो वो EMI सिस्टम का यूज़ करेगा, ठीक है, टर्म लोन के रिपेमेंट के लिए। यदि मान लीजिए कोई फार्मर है तो फार्मर के लिए क्या होगा? तो फार्मर के लिए जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो रिपेमेंट है वो कॉन्साइड कर सकता है क्रॉपिंग पैटर्न के साथ। मतलब जो क्रॉपिंग जब फसल किसान बेचता है तब जो उसके पास पैसा आता है उससे वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को चुका सकता है। यदि हम बात करें किसी इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज की तो वहाँ पे मंथली क्वार्टरली रिपेमेंट प्रोवाइड करती है प्रिंसिपल अलॉन्ग विद एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कभी कभी सारा का सारा रिपेमेंट जो है एक ही इंस्टॉलमेंट में मिल जाता है, जैसे हम लोग बुलेट क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बुलेट रिपेमेंट कहते हैं। मतलब सारा का सारा दोस्तों ये जो आपका रिपेमेंट है वो एक ही इंस्टॉलमेंट में हो, उसे बुलेट रिपेमेंट कहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द कैश सरप्लस ऑफ द बॉरोवर द सिचुएशन में वेरीज, ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारी डिफर्ड पेमेंट गारंटी की, जिसे हम लोग DPG कहते हैं, ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट डिफर्ड पेमेंट गारंटी। तो डिफर्ड पेमेंट गारंटी क्या होता है दोस्तों कि देखिए इसमें क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं इस डिफर्ड पेमेंट गारंटी को। कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई मशीनरी मंगाना है किसी विदेश से, ठीक है, और उसका कॉस्ट है मान लीजिए 5 करोड़, ठीक है। तो 5 करोड़ में से 1 करोड़ तो आपने उसको एडवांस में दे रखा है, लेकिन 4 करोड़ जो बचा है वो भी आपको देना होगा जब वो शिप कर देगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आप 4 करोड़ एक बार में नहीं देना चाहते हैं उसे, ठीक है, क्योंकि आपके पास आपको एक डर लग रहा है, आपको एक फियर है कि हो सकता है कि वो मशीन सही से काम करे कि नहीं करे, राइट, ठीक है। तो वो सही से काम करेगा या उसका जिस चीज़ के लिए बना है वही एक्शन परफॉर्म करेगा, आपको डाउट है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों कि एक बार जो है 1 करोड़ जैसे ही वो शिप करेगा तब देंगे,
ठीक है। फिर दूसरा 1 करोड़ जो है आप तब देंगे दोस्तों जब वो रिसीव होगा। तीसरा 1 करोड़ देंगे जब वो प्रॉपर फंक्शन करने लगेगा। और लास्ट का 1 करोड़ तब देंगे जब उसका सेल होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने क्या किया कि जो 4 करोड़ रुपया देना था वो एक बार में ना देकर उसको आपने क्या किया, डिफर्ड कर दिया, यानी पेमेंट को आपने क्या कर दिया, डिफर कर दिया। और ये गारंटी कौन देती है, तो ये गारंटी बैंक देती है। किसे गारंटी मिलेगा, तो उस मैन्युफैक्चरर को गारंटी मिलेगा जिसने उस मशीनरी को बनाया है, ठीक है। तो बैंक उस मैन्युफैक्चरर को ये गारंटी देगी कि आपको पेमेंट मिल जाएगा। ये जो इंपोर्टर है उसने डिफर्ड कर दिया है पेमेंट को, यानी वो इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, एक बार में पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है। और उसकी गारंटी कौन लेती है, बैंक लेती है। तो जरा उसको वर्डिंग में देखिए क्या कर रहा है कि जब भी फिक्स एसेट का परचेजर वो सप्लायर को तुरंत पेमेंट ना दे, उसको एक स्केड्यूल, रिपेमेंट स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली पेमेंट दे कि जब शिप करेंगे तब 1 करोड़, जब हमारे पास रिसीव होगा तब 1 करोड़, जब वो प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा तब 1 करोड़, और जब वो प्रॉपर फंक्शन करने लगेगा तब 1 करोड़। तो इस प्रकार से रिपेमेंट स्केड्यूल बना दिया ना हमने। तो उस केस में जो बैंक गारंटी देती है इस रिपेमेंट को, उसे कहा जाता है डेफर्ड पेमेंट गारंटी। तो दोस्तों डेफर्ड पेमेंट गारंटी भी एक तरह से टर्म लोन की तरह ही काम करता है, क्योंकि इसका भी एक रिपेमेंट स्केड्यूल होता है। बस अंतर इतना सा है कि ये नॉन फंड बेस्ड मेथड है। तो आपको मैंने बताया था ना, 2 फंड होता है, एक होता है फंड बेस्ड और एक होता है हमारा नॉन फंड बेस्ड। तो टर्म लोन जो है वो हमारा फंड बेस्ड है ना, फंड बेस्ड मेथड है फाइनेंसिंग का। और ये हमारा जो डीपीजी है वो नॉन फंड बेस्ड मेथड है फाइनेंसिंग परचेज ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है। तो देखिए यदि मान लीजिए परचेजर ने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है ना, मान लीजिए परचेजर ने किसी कारणवश डिफॉल्ट कर दिया, तो दोस्तों तो बैंक को पे करना पड़ेगा सप्लायर को, और एक्सपोजर जो होगा वो फंड बेस हो जाएगा जब तक वो अमाउंट जो है क्लाइंट से रिकवर नहीं हो जाए। तो ये नॉन फंड बेस में कब चेंज होता है, जब वो परचेजर डिफॉल्ट करता है तब, अदरवाइज ये नॉन फंड बेस ही रहता है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना है। तो जो रिस्क डीपीजी में इन्वॉल्व है वही टर्म लोन में इन्वॉल्व है, इसीलिए दोनों का अप्रेजल सेम तरह का होता है, यानी दोनों में सेम रिस्क है, राइट। डीपीजी में रिस्क यानी डिफर्ड पेमेंट गारंटी में जो रिस्क इन्वॉल्व है वही सेम रिस्क आपका टर्म लोन में भी इन्वॉल्व है, इसीलिए दोनों का अप्रेजल जो है सेम तरह से होता है। चलिए अब दोस्तों हम लोग जरा समझते हैं कि टर्म लोन का अप्रेजल और प्रोजेक्ट का जो अप्रेजल होता है दोनों में क्या अंतर है। हमने टर्म लोन को अच्छे से समझ लिया, वर्किंग कैपिटल लोन को अच्छे से समझ लिया, हमने डिफर्ड पेमेंट गारंटी को समझ लिया। अब बात आती है दोस्तों टर्म लोन अप्रेजल कैसे होती है, और उसके बाद दोस्तों टर्म लोन अप्रेजल के अलावा प्रोजेक्ट अप्रेजल कैसे होती है, आइए जरा डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट आप देखिए, तो फ्रेंड्स सबसे पहला पॉइंट आप देखिए कि जो भी एस्पेक्ट है टर्म लोन अप्रेजल से रिलेटेड वो रिलेवेंट है प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए भी, लेकिन जो भी एस्पेक्ट प्रोजेक्ट अप्रेजल से रिलेटेड है वो टर्म लोन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स आप समझ रहे हैं ना कि देखिए ये टर्म लोन अप्रेजल है और ये प्रोजेक्ट अप्रेजल है। तो टर्म लोन वाला अप्रेजल का हर एक एस्पेक्ट प्रोजेक्ट में आएगा, लेकिन प्रोजेक्ट का हर एक एस्पेक्ट टर्म लोन में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो पोर्शन कुछ बाहर वाला हिस्सा भी है, इस बात को ध्यान रखना है। अब दोस्तों क्या अंतर है उसको हम समराइज करते हैं कुछ पॉइंट में। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट को समझिए, टर्म लोन जो आपका प्रोजेक्ट फाइनेंस होता है उसमें जितने भी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट होते हैं प्रोजेक्ट के, जैसे कैपिटल एसेट एक्विजिशन, मार्जिन फॉर वर्किंग कैपिटल, ये सभी को अप्रीच किया जाता है, ठीक है। किसमें, प्रोजेक्ट फाइनेंस में। जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंक्लूडेड होते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस होते हैं दोस्तों, रिक्वायरमेंट होते हैं प्रोजेक्ट के, चाहे वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो या कैपिटल एसेट एक्विजिशन हो, इसको अप्रेजल मिलता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए दोस्तों कि जब आप लॉन्ग टर्म फंड की जो टोटल रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर मार्जिन मनी भी इंक्लूडेड होता है। आपको मैंने बताया था ना कि वर्किंग कैपिटल के लिए बैंक जो है मार्जिन भी लेती है, राइट, मार्जिन बरोबर को देना पड़ता है। तो ये जो मार्जिन है दोस्तों वो भी इंक्लूडेड होता है लॉन्ग टर्म फंड में। दैट इज़ वाई प्रोजेक्ट फाइनेंस में दोस्तों वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी इंक्लूडेड है। और जब आप टोटल रिक्वायरमेंट को एसेस कर लेंगे तो बैंक जो है टर्म लोन के अमाउंट पे डिसाइड करती है, फिर वो डिसाइड करती है कितना टर्म लोन को हम सैंक्शन करें, और फिर प्रमोटर की कंट्रीब्यूशन को डिसाइड करती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों प्रोजेक्ट फाइनेंस में आपका प्रोजेक्ट अप्रेजल में दोस्तों आपका मैनेजमेंट अप्रेजल आता है, फाइनेंशियल अप्रेजल आता है, एनवायरमेंटल अप्रेजल आता है, ये सभी के सभी हमारे प्रोजेक्ट अप्रेजल के पार्ट हैं। टर्म लोन अप्रेजल में क्या होता है, आस्पेक्ट रिलेटेड टू फिक्स एसेट एक्विजिशन अप्रेज्ड, ठीक है। मार्जिन फॉर डब्ल्यूसी इज नॉट इन्वॉल्व, ये अंतर समझ में आया आपको। प्रोजेक्ट अप्रेजल में आपको मार्जिन भी देखना है, तो वर्किंग कैपिटल के लिए दोस्तों मार्जिन कितनी दे रही है बैंक, ठीक है, तो वो भी आपको देखना है, क्योंकि प्रोजेक्ट अप्रेजल जो होता है, ठीक है, बिकॉज द रिक्वायरमेंट फॉर लॉन्ग टर्म फंड इंक्लूड मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल,
ठीक है। तो आपको वर्किंग कैपिटल के लिए मार्जिन को भी अप्रेज करना है, किसमें, प्रोजेक्ट फाइनेंस में। लेकिन टर्म लोन के अप्रेजल में दोस्तों आपको वर्किंग कैपिटल के लिए मार्जिन को इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ये चीज़ को ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए, उसके बाद दोस्तों केवल हम लोग फिक्स एसेट के रिलेटेड एस्पेक्ट के कोई हम लोग अप्रेज करते हैं, ठीक है ना। टर्म लोन के अप्रेजल में केवल हम लोग एस्पेक्ट रिलेटेड टू फिक्स एसेट एक्विजिशन आर अप्रेज्ड। उसके अलावा दोस्तों एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़ के केस में व्हेन एडिशन ऑफ सम इक्विपमेंट इज इन्वॉल्व डिटेल अप्रेजल इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये बात को आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों प्रोजेक्ट फाइनेंस में क्या होता है कि ऑल द फाइनेंशियल नीड ऑफ द एंटरप्राइज इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आर अप्रेज्ड, बैंक टू एग्जामिन द प्रोजेक्शन फॉर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर टू फाइंड आउट द DSCR इज एट रिस्पेक्टिव लेवल। मान लीजिए कि कोई इंटरप्राइज है, वो कोई नया मशीनरी खरीदना चाह रही है, ठीक है, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बिजनेस पे, तो दोस्तों वो कम उसका जो है इट विल सर्व लिटिल पर्पस टू हैव अ डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ द टेक्नो इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, मैनेजरियल कॉम्पिटेंस एक्सेट्रा, ठीक है। तो बैंक उस केस में क्या करेगी, अगले 2 से 3 साल के लिए प्रोजेक्शन देखेगी, ताकि DSCR को देखेगी कि DSCR हमारा सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे है या नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टर्म लोन के अप्रेजल में बैंक क्या देखती है, DSCR देखती है, जिसे डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो बैंक ये जैसे मान लीजिए कि उस पार्टिकुलर इंटरप्राइज ने मशीनरी खरीदा, वो मशीनरी सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस मशीनरी से जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, जो वो सही से हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो DSCR ये बताता है दोस्तों, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी इंडिविजुअल को लोन दिया गया है, जैसे हाउसिंग लोन हो, एजुकेशन लोन हो, ठीक है, तो वहाँ पे DSCR की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट। हाउसिंग लोन में क्योंकि सैलरीड पीपल होगा तो सैलरी से पैसा भरेगा, तो हियर DSCR इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट। तो बेसिक प्रिंसिपल ये जो हमारा है प्रोजेक्ट अप्रेजल का, ठीक है, वो डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो वही है हमारा प्रोजेक्ट अप्रेजल का जो बेसिक प्रिंसिपल है, और स्टैंड लोन प्रोजेक्ट टर्म लोन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम है, राइट। तो चलिए, एक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि वर्किंग कैपिटल का मार्जिन इसमें टर्म लोन के अप्रेजल में नहीं इन्वॉल्व होता है, जबकि इसमें इन्वॉल्व होता है, बाकी तो आपने देख लिया। उसके बाद दोस्तों बात आती है प्रोजेक्ट अप्रेजल की, ठीक है। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल में दोस्तों 3 पार्ट में हम लोग 3 स्टेज में कर सकते हैं। पहला मैनेजरियल एस्पेक्ट का अप्रेजल, दूसरा टेक्निकल एस्पेक्ट का अप्रेजल, और तीसरा इकोनॉमिक अप्रेजल। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजरियल एस्पेक्ट का। तो मैनेजरियल अप्रेजल में क्या क्या होता है दोस्तों, कि जो प्रमोटर्स हैं उनकी क्या क्रेडेंशियल्स हैं, फाइनेंशियल स्टेक क्या है प्रमोटर्स की, राइट, कि क्या वो एडिशनल फंड ला सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ कंटिजेंसी अराइज हो गया, ठीक है, मान लीजिए कि प्रोजेक्ट डिले से इम्प्लीमेंट हुआ, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होने में डिले हो गई, देरी हो गई, मार्केट का कंडीशन बदल गया, तो क्या ये जो प्रमोटर हैं वो कंटिजेंसी के केस में एडिशनल फंड ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, ये हमें देखना पड़ता है मैनेजरियल एस्पेक्ट में। उसके बाद दोस्तों हमें देखना पड़ता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी बिजनेस संस्था है, उसकी क्या नेचर है, कौन से की पर्सन है जिनको अपॉइंट किया जाएगा उस बिजनेस को रन करने के लिए। सो दीज एस्पेक्ट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन अंडर मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि मैनेजरियल अप्रेजल में आप ये देखिए कि प्रमोटर कैसे हैं, उनका क्रेडेंशियल क्या है, क्या कुछ कंटिजेंसी वाले केस में वो फंड एडिशनल फंड ला सकते हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेक क्या है, और तीसरा आप ये देखिए कि जो रन करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को, उसको उनका क्या कौन कौन से लोग हैं वो, ठीक है। तो ये आपको देखना है। यदि हम बात करें टेक्निकल फिजिबिलिटी की, तो टेक्निकल फिजिबिलिटी किसी प्रोजेक्ट का, उसके अंदर ये सब एस्पेक्ट आते हैं। पहला आता है लोकेशन, यानी उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का लोकेशन कहाँ पे है। दूसरा है दोस्तों प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, यानी प्रोडक्ट कौन सा मैन्युफैक्चर होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होंगी। फिर तीसरा है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। फिर आता है दोस्तों टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कौन है, आखिर टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर भी देखना होता है हमें, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा प्रपोज कंस्ट्रक्शन का डिटेल। फिर आता है दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर कौन है उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर वाटर डिस्पोजल कैसे होगा, पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे होगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, मार्केटिंग कैसे करेंगे, ये सभी के सभी एस्पेक्ट हमारे टेक्निकल फिजिबिलिटी में आते हैं। मैंने आपको पहला चीज़ समझाया कि हमारा था मैनेजरियल एस्पेक्ट, जिसमें हमने देखा कि बिजनेस कौन चलाएंगे, ठीक है, बिजनेस के प्रमोटर कौन होंगे, प्रमोटर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, स्टेक यदि क्या वो एडिशनल फंड ला सकते हैं जब हमारी कंपनी जो है एक एडवर्स सिचुएशन में हो। तो ये सभी चीज़ हम लोग मैनेजरियल एस्पेक्ट में देखते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहाँ है, लोकेशन क्या है, पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल होगा, टेक्नोलॉजी कौन प्रोवाइड कर रहा है, मार्केटिंग कैसे करेंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, ये सभी पार्ट हमारे टेक्निकल फिजिबिलिटी में आते हैं। यदि हम बात करें इकोनॉमिक अप्रेजल की, तो दोस्तों इकोनॉमिक अप्रेजल में आता है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट,
तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया उस पर कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, ये कैसे पता कीजिएगा आप? नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालिएगा, देखिएगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर आप IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड को यूज कीजिएगा। पेबैक पीरियड को देखिएगा, कितने दिन बाद आपका पेमेंट वापस आ रहा है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कीजिएगा। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न देखिएगा। दीज आर सम टेक्निक्स which are available to us in order to find the return on investment. The second thing is you will do break even analysis. What is break even analysis? एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे नहीं आपको लॉस हो नहीं आपको गेन हो, उसे ही कहा जाता है ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन पॉइंट उसे ही कहते हैं। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका ब्रेक इवन पॉइंट हायर है वो ज़्यादा रिस्की होता है एज़ कम्पेयर टू वन विद लो ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि किसी भी पार्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ को, किसी भी पार्टिकुलर फर्म के ब्रेक इवन पॉइंट को कम होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा होगा तो रिस्की हो जाता है। तीसरा है दोस्तों हमारा सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में क्या है कि जैसे मार्केट कंडीशन हमारा अनसर्टेन है, हम क्लियरली नहीं कर सकते ना कि कंडीशन कैसा रहेगा मार्केट का। तो रॉ मटेरियल का प्राइस यदि छोटे रेंज से चेंज हो जाए या फिनिश्ड गुड का प्राइस यदि स्मॉल चेंज आ जाए तो उसका इम्पैक्ट ड्रास्टिकली पड़ता है प्रोडक्ट वायबिलिटी पे। प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं होगा ना, आपका मान लीजिए कि रॉ मटेरियल ही नहीं अवेलेबल है तो प्रोडक्ट कहाँ से आएगा। दूसरी बात की प्राइस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है तो प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली बात है प्रोजेक्ट का वायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका इम्पैक्ट सेंसिटिविटी एनालिसिस बताता है कि आपका मार्केट कंडीशन क्या इफेक्ट पड़ रहा है, राइट। तो एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे सीमेंट है और ऐसे कुछ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए उसका डिमांड जो है उसका प्राइस सडनली बढ़ गया तो उसकी वायबिलिटी पे भी तो असर पड़ेगा, ठीक है। हमने तो प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगाया है तो वो वायबल है या नहीं है, राइट। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। सो हमने तीनों एस्पेक्ट देखे प्रोजेक्ट अप्रेजल के, मैनेजरियल एस्पेक्ट, टेक्निकल एस्पेक्ट एंड लास्टली इकोनॉमिक अप्रेजल। ओके, तो ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक में आपका ब्रेक इवन एनालिसिस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड द थर्ड पॉइंट वी हैव इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। चलिए अब हम लोग दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अप्रेजल और फाइनेंसिंग की बात करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में के डेफिनेशन में जो सेक्टर इंक्लूडेड है उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखती है, ठीक है। और दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहला आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स विद रोड। हाँ देखिए किसे डील करता है इसमें पहला आता है रोड्स, ठीक है। दूसरा आता है दोस्तों ब्रिजेज, तीसरा आता है पावर, चौथा है ट्रांसपोर्ट, पाँचवा है टेलीकम्युनिकेशन। और ये सेक्शन IT एक्ट के सेक्शन 10 में डिफाइंड है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं, ये सब हमारे आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब दोस्तों इसके मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको बता देता हूँ। देखिए कम्युनिकेशन हुआ, वाटर एंड सैनिटेशन हुआ, एनर्जी हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, सोशल एंड कॉमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, ये सभी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ मैं कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ। तो सबसे पहला है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड लॉन्ग होता है, इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, 5 साल 6 साल ऐसा लगता है। दूसरी बात कि इसका जेस्टेशन पीरियड भी लॉन्ग होता है, मतलब इसको कंप्लीट होने में टाइम जो होता है लगता है वो 10 साल 20 साल ऐसा भी लग जाता है, 5 से 10 साल, तो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। पेबैक पीरियड भी लॉन्ग होगा, मतलब जो आपको पेमेंट वापस मिलेगा EMI के रूप में या किसी बैंक को जो भी पेमेंट बाकी मिलेगी वो भी पीरियड लॉन्ग होता है। और डेब्ट इक्विटी रेशियो भी हायर होता है, ठीक है ना, क्योंकि बैंक हायर डेब्ट प्रोवाइड करती है ना। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे दोस्तों 50 लाख करोड़ 500 करोड़ ऐसे करके डेब्ट प्रोवाइड करती है बैंक, ठीक है, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, हाई होता है इस केस में, मतलब डेब्ट ज़्यादा ले रही होती है बैंक एज कम्पेयर टू इक्विटी, ठीक है। तो दोस्तों अब जरा हम लोग देखते हैं कि RBI का गाइडलाइन क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के फाइनेंस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो वो जरा देखते हैं हम लोग कि हमने एग्जांपल तो देख लिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कैसे कैसे चीज़ आते हैं और इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम लोग जरा देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग को फाइनेंस करने के रिगार्डिंग बैंक की RBI की क्या गाइडलाइन है। तो सबसे पहला है टाइप ऑफ फाइनेंसिंग बाय द बैंक, यानी बैंक जो है किस तरह की फाइनेंसिंग कर रही है उसके बेसिस पर। तो दोस्तों देखिए इन ऑर्डर टू मीट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बैंक में एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटी। बैंक जो है क्रेडिट फैसिलिटी देती है, किस किस फॉर्म में देती है वो जरा देखिए, ठीक है। वो या तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस देगी, टर्म लोन देगी, प्रोजेक्ट लोन देगी, बॉन्ड को सब्सक्राइब करवा देगी, डिवेंचर देगी, प्रेफरेंस शेयर देगी, इक्विटी शेयर देगी, ठीक है। और दोस्तों ये सभी चीज़ एक प्रोजेक्ट फाइनेंस पैकेज के अंदर आते हैं जिसे हम लोग डीम्ड एडवांस कहते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं इसे हम लोग, डीम्ड एडवांस ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना है। तो ये सब पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग बाय बैंक। उसके बाद दोस्तों हमारा जो फाइनेंसिंग में सबसे पहला पार्ट है वो है टेक आउट फाइनेंसिंग। इसको थोड़ा समझिए ध्यान से। टेक आउट फाइनेंसिंग क्या होता है दोस्तों, टेक आउट फाइनेंसिंग एक स्कीम है जिसका एम ये है
कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर लोन को परचेज करें। मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक है, उसने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दिया, ठीक है, अपने बुक से, तो हाँ, फ्रॉम देयर बुक बाय स्पेशली क्रिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में मान लीजिए कि एसबीआई ने 2 से 3 साल तक के लिए इसे लोन दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दिया, फिर वो टेक आउट कर ली, फिर वही लोन की कोई और बैंक दे रही है, मान लीजिए कि आईडीएफसी दे रही है, आईडीएफसी मान लीजिए 6 से 7 साल के दे रही है, फिर वो भी टेक आउट कर ली, फिर तीसरा बैंक मान लीजिए पीएनबी दे रही है इसे 5 से 6 साल के लिए। तो ऐसा लोन जिसमें अलग अलग बैंक जो है फाइनेंसिंग कर रही है, इसे ही कहते हैं टेक आउट फाइनेंसिंग। क्यों ऐसा एसबीआई करती है दोस्तों? क्योंकि इसका जेस्शन पीरियड लॉन्गर होता है, राइट। और दोस्तों यहाँ पे एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में बैंकों को प्रॉब्लम आती है, दैट्स वाई वो टेक ऑफ हो जाती है, ठीक है। इसे ही कहते हैं हम लोग टेक आउट फाइनेंसिंग। तो दोस्तों कॉमर्शियल बैंक को कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे लोन को होल्ड करे, क्योंकि इनका लॉन्ग डिसीजन पीरियड होता है, ठीक है। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ऐसा लॉन्ग टर्म लैंडिंग means a long-term lending institution in the infrastructure sector like IDFC is purchasing the infrastructure loan sanctioned by a commercial bank from its book। तो IDFC ने क्या किया कि किसी कॉमर्शियल बैंक से उस लोन को खरीद लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉमर्शियल बैंक को एक रिलीफ मिल जाएगी अपने एसेट को लॉक करने में लॉन्ग टर्म मैनर में। कोई भी बैंक अपने एसेट को लॉन्ग टर्म मैनर में लॉक नहीं करना चाहती है, उसका इम्पैक्ट उसके एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट पे पड़ता है। मान लीजिए कि डिपॉजिट का जो टाइम पीरियड है, मैच्योरिटी डेट है, वो कम है, और यहाँ पे आप देखिए इसका जो इनका जो एसेट है, इनका टाइम पीरियड आप देखिए कितना बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है एसेट लायबिलिटी को मैनेज करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसीलिए आईडीएफसी क्या करती है, उससे बैंकों से इस लोन को खरीद लेती है, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से एक रिलीफ मिलता है उसे। तो बैंक जो है टेक आउट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट इंटर करती है आईडीएफसी के साथ या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, ठीक है, या कभी कभी लिक्विडिटी सपोर्ट भी लेती है आईडीएफसी से। तो ये आपको समझ में आ गया टेक आउट फाइनेंसिंग के बारे में। तो टेक आउट फाइनेंसिंग का एडवांटेज क्या है कि ये एक विंडो देती है बैंकों को कि अपने बैलेंस शीट को फ्री कर लें, ठीक है, एक्सपोजर टू इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन से जो एक्सपोज हो रहे हैं वो, उससे वो अपने बैलेंस शीट को फ्री कर लें और नए सीड प्रोजेक्ट के लिए लैंड कर सकें और बेटर मैनेजमेंट कर सकें अपने एसेट लायबिलिटी पोजीशन को। तो ये 3 फैसिलिटी है जो कि टेक आउट फाइनेंसिंग ऑफर कर रही है। पहला चीज़ क्या कि अपने बैलेंस शीट को फ्री करना, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या कि नए सीड प्रोजेक्ट के लिए को लैंड करना, और तीसरा क्या है अपने एसेट लायबिलिटी पोजीशन को बेटर मैनेजमेंट कर पाना। तो टेक आउट फाइनेंसिंग दोस्तों लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है मीडियम टर्म फंड से। मतलब आपके पास एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, उसको आप फाइनेंस कैसे कर रहे हैं, मीडियम टर्म फंड से। यही होता है हमारा टेक आउट फाइनेंसिंग। दिस द लोन आर टेकन आउट बाय अदर बैंक, दूसरी बैंक इस लोन को लेती है एज पर देयर एग्रीमेंट एट प्री स्पेसिफाइड स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट। तो एक सर्टेन स्टेज पे दूसरी बैंक क्या करती है, उस लोन को ले लेती है उस बैंक से। और दोस्तों आरबीआई के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट होना चाहिए वो 1000 करोड़ होना चाहिए टेक आउट फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है ना। मिनिमम कम से कम 1000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट होना चाहिए। 500 करोड़ का रहेगा तो नहीं आप टेक आउट फाइनेंसिंग करवा सकते हैं, राइट। ये आरबीआई की गाइडलाइन है। नेक्स्ट आती है हमारे इंटर इंस्टीट्यूशनल गारंटी। ये भी दोस्तों हमारे एक टाइप है फाइनेंसिंग बैंक के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। क्या कहलाता है, इंटर इंस्टीट्यूशनल गारंटी। इंटर इंस्टीट्यूशनल गारंटी दोस्तों इसमें क्या होता है कि बैंक को परमिट किया गया है कि वो गारंटी इशू करे अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन का इन रेस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, प्रोवाइडेड द बैंक इशूइंग द गारंटी टेक्स अ फंडेड शेयर इन द प्रोजेक्ट एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, उसका कॉस्ट है 1000 करोड़, बैंक को उसका 5% उसमें फंड ले, उसमें अपना क्या करना है, शेयर लेना है, ठीक है। तो 5% 1000 का कितना होगा दोस्तों, 50 करोड़ हो जाएगा। तो 50 करोड़ का दोस्तों बैंक शेयर लेगी, फंडेड शेयर लेगी, और फिर क्या करेगी, गारंटी इशू करेगी किसी दूसरे लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के बिहाफ में, ठीक है, कि आप जो है मैं गारंटी लेता हूं कि आपको आप जो है यदि इन्वेस्ट करेंगे इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में तो आपको पैसा मिल जाएगी। यही होता है हमारा इंटर इंस्टीट्यूशनल गारंटी, ठीक है। 2 इंस्टीट्यूशन के बीच का गारंटी होता है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल प्रमोटर इक्विटी। क्या है, फाइनेंसिंग प्रमोटर इक्विटी, यानी प्रमोटर इक्विटी को फाइनेंस करना, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या है, ये भी हमारा एक तरीका है जिसके द्वारा बैंक क्या करती है, फाइनेंसिंग करवाती है बैंक। ये भी हमारा फाइनेंसिंग करने का तरीका है। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रमोटर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है इक्विटी कैपिटल ऑफ अ कंपनी शुड कम फ्रॉम देयर ओन रिसोर्स एंड द बैंक शुड नॉट नॉर्मली ग्रांट एडवांटेज टू टेक अप शेयर ऑफ अदर कंपनी। कहने का क्या मतलब है दोस्तों कि बैंकों को एडवाइस दिया गया था आरबीआई के द्वारा कि जो प्रोमोटर्स का कंट्रीब्यूशन है किसी भी कंपनी के इक्विटी कैपिटल के रिगार्डिंग,
वो उनके अपने रिसोर्स से आना चाहिए, और बैंक एडवांस नहीं ग्रांट करे हाँ दूसरे कंपनी के शेयर के लिए, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग आरबीआई ने क्या परमिशन दी, कुछ सर्कमस्टांस के अंदर, ठीक है, इस पॉलिसी में एक एक्सेप्शन लाया जा सकता है, ठीक है, फॉर फाइनेंसिंग द एक्विजिशन ऑफ द प्रमोटर शेयर इन एग्जिस्टिंग कंपनी, ठीक है। तो वैसा कंपनी जो कि किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो बैंक जो है फाइनेंस कर सकती है वैसे केस में, लेकिन पहले तो बोली कि नहीं करना है आपको, ठीक है, पहले उनको अपने रिसोर्स से फाइनेंस करने दीजिए, आप बाद में आइए, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है गुजरा, देखिए कि जो बैंक की जो फाइनेंस होगी ऐसे केस में, ठीक है, वुड ओनली बी फॉर द एक्विजिशन ऑफ द शेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी, यानी जो एग्जिस्टिंग कंपनी का जो शेयर है उसको एक्वायर करने के लिए होगा, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रही है। यानी कोई भी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रही है उसके शेयर को आप क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। वाइल वेयर द एग्जिस्टिंग फॉरेन प्रमोटर और डोमेस्टिक जॉइंट प्रमोटर वॉलंटरली प्रपोज टू डिसइन्वेस्ट द मेजोरिटी शेयर इन द कंप्लायंस विद द एसएफए गाइडलाइन वेयर एप्लीकेबल, ठीक है। तो ऐसा जो एक्विजिशन होगा, ऐसा शेयर का जो एक्वायरमेंट होगा, ठीक है, वैसे ही कंपनी के रेस्पेक्ट में होगा जहाँ पे फॉरेन प्रमोटर हो चाहे डोमेस्टिक प्रमोटर हो, वो डिसइन्वेस्ट कर लें अपने मेजोरिटी शेयर को एज पर सेबी गाइडलाइन के कंप्लायंस में। दूसरा है दोस्तों क्या, द कंपनी शुड हैव सेटिस्फैक्ट्री नेटवर्थ होना चाहिए, ठीक है, एक सेटिस्फैक्ट्री नेटवर्थ होना चाहिए। और दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या है कि ऐसा कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो जो है 3:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो सेटिस्फैक्ट्री नेटवर्थ हो। उसके बाद दोस्तों जो बैंक फाइनेंस है वो 50% ऑफ द फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर एक्वायरिंग द प्रमोटर स्टेक इन द कंपनी बीइंग रिक्वायर्ड। यानी दोस्तों क्या कर रहा है कि हाँ, तो इन ऑर्डर टू ये इंश्योर करना कि बोरोवर के पास भी सब्सटेंशियल स्टेक हो कंपनी का, तो बैंक का जो फाइनेंस है उसमें रिस्ट्रिक्शन डाला गया है 50%। क्या, जितनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उस प्रमोटर के स्टेक को एक्वायर करने के लिए उसका 50% ही बैंक फाइनेंस कर सकती है, ठीक है, ताकि दोस्तों बोरोवर का भी कुछ स्टेक रहे, ठीक है ना। उसके बाद फाइनेंस स्टैंडर्ड शुड बी कैरिड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द एसेट ऑफ द बोरोइंग कंपनी। तो आप जो लोन देंगे, बैंक लोन देगी तो बदले में कुछ कोलेटरल भी तो देगी, तो वो है सिक्योरिटी ऑफ द एसेट ऑफ द बोरोइंग कंपनी, यानी जो कंपनी बोरो कर रही है उसका एसेट के सिक्योरिटी के अगेंस्ट, ठीक है। कंपनी के शेयर पे नहीं, कंपनी के शेयर को कोलेटरल के रूप में नहीं यूज़ करेगी, जबकि उसकी सिक्योरिटी ऑफ द एसेट को यूज़ करेगी, ठीक है। बैंक शुड इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ स्टिपुलेटेड मार्जिन एट ऑल टाइम, मार्जिन हमेशा मेंटेन करना है। ऐसे लोन का जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं प्रमोटर सिक्योरिटी फाइनेंसिंग, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे लोन का दोस्तों टेनर जो होता है। सो फ्रेंड्स, यदि आप इस तरह के कंटेंट चाहते हैं, चाहे वो पीडीएफ हो, वीडियोस हो, मॉक टेस्ट हो, पूरे इंटायर सीआईबी के सिलेबस के लिए, तो हमारे पास सीआईबी का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसके अंदर पीडीएफ, वीडियोस, मॉक टेस्ट, कैप्सूल कंटेंट ये सभी मिलता है। ये 8 मंथ के लिए वैलिड रहता है। इसके अंदर 1650 प्लस लर्निंग मटेरियल हैं, कुछ फ्री कंटेंट भी हैं सैम्पल के रूप में, जिसमें आप जाके देख सकते हैं किस प्रकार का कंटेंट है। टेस्ट हैं, आप कोई टेस्ट दे सकते हैं। पीडीएफ है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन देखने के लिए, प्रिंट निकाल सकते हैं पीडीएफ का ऑफलाइन रीडिंग के लिए। इस कोर्स का मैं आपको फीचर बताऊं तो इसके अंदर आपको मिलता है यूनिट वाइज थ्योरी और एमसीक्यू पीडीएफ, उसके बाद आपको मिलता है वीडियोस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और फ्रेंड्स, सबसे परफेक्ट टाइम है सीआईबी के प्रिपरेशन का अभी ही। और इस कोर्स के अंदर दोस्तों आपको हर एक वो चीज़ें मिलती है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स की बात करें और यदि आप इस कोर्स में इनरोल हो जाते हैं तो आपको मैकमिलन बुक परचेज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जितने भी नोट्स बनाए गए हैं वो मैकमिलन बुक के प्रत्येक लाइन से बनाए गए हैं। इसका कॉस्ट आप यहाँ देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक अवेलेबल है, यानी तो मैं कोर्स का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद यदि आपको एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में ज्वाइन करना है, जैसे मान लीजिए एवीएम आपका बचा हुआ है, तो एवीएम का भी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अवेलेबल है। कॉस्ट यहाँ आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको टेस्ट, पीडीएफ, वीडियोज़ ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। जैसा कि हमने देख रखा है 6 मंथ तक वैलिडिटी है, यानी नेक्स्ट सीआईबी एग्जामिनेशन तक वैलिड रहेगा। और इसके अंदर आपको 300 प्लस लर्निंग मटेरियल मिलते हैं पीडीएफ, वीडियोस और मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में। उसी प्रकार से हमारा बीएफएम का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। यदि आप सभी चीज़ें इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल हैं। यदि आप इफ़ यू आर इन well versed, if you want lectures in English, then that is also available, and in Hindi it is also available. So BFM का comprehensive course है जिसके अंदर PDF, वीडियोज, मॉक टेस्ट, डेली क्विजेस ये सभी चीज़ें मिलती हैं।
और ये भी 6 मंथ वैलिडिटी है, 500 प्लस लर्निंग मटेरियल है, राइट। तो आप इसमें भी इनरोल हो सकते हैं। AVFM का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, BRBL का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है और इलेक्टिव पेपर का भी ऐसे ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। 5 इलेक्टिव पेपर के कंटेंट मिलते हैं। तो यदि आपको किसी प्रकार की डाउट है CIB से रिलेटेड तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर, क्योंकि हमारा जो चैनल है ये लगभग पिछले 5 साल से CIB के एस्पिरेंट को हेल्प कर रहा है उनके CIB को क्लियर करने में। तो आप निश्चित रूप से इस पार्टिकुलर इन सभी कोर्स पे रिलाई कर सकते हैं। कुछ हमारे आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स मिल जाएगा, जिन लोगों ने हमारे कोर्स लेकर CIB को क्वालिफाई किया है उसका टेस्टिमोनियल्स है। डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो भी डाल रखा है। यदि आपको किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट है तो मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पर। धन्यवाद।